नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राखी अग्रवाल। मेरे YouTube चैनल कृष्णा एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म की। फेमिनिज्म कितने प्रकार का है। तो फेमिनिज्म की अगर टाइप्स की बात करें, पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मीनिंग, डेफिनेशन, इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज्म। इस बार हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म, जिसमें सबसे पहला है लिबरल फेमिनिज्म, सेकंड है रेडिकल फेमिनिज्म, थर्ड है सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, फोर्थ है पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, फिफ्थ है ब्लैक फेमिनिज्म एंड सिक्स्थ है इको फेमिनिज्म। तो सबसे पहले बात करेंगे लिबरल फेमिनिज्म की। लिबरल फेमिनिज्म इज मेनली कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ जेंडर डिवीजन ऑन सोसाइटी एंड इट्स फॉर्म्स। लिबरल फेमिनिज्म जो है विशेष रूप से जो इस बात पर आधारित है कि जो जेंडर डिवीज़न का सोसाइटी पर जो इफ़ेक्ट पड़ता है, उसके जो फॉर्म्स हैं उस पर बेस्ड है, ये उस पर आधारित है, इनके प्रभावों का अध्ययन है एक तरीके से। द फेमिनिज्म एज्यूम्स दैट सोसाइटी हैज़ क्रिएटेड सोसाइटी टू एम्पावर वुमेन। कि फेमिनिज्म इसमें जो ये फेमिनिज्म मानता है कि जो सोसाइटी है वो वुमेन को एम्पावर करने के लिए क्रिएट की गई है। द फाउंडेशन ऑफ लिबरल फेमिनिज्म इज़ इन प्रोवाइडिंग फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस टू ऑल ह्यूमन बींग्स, मैन एंड वुमेन। लिबरल फेमिनिज्म कहता है कि सभी महिला और पुरुष को समान अधिकार मिलने चाहिए, उन्हें हर जगह समान रूप से स्वतंत्रता, न्याय, सब कुछ समान मिलना चाहिए। इट इंसिस्ट ऑन हैविंग इक्वल एक्सेस ऑफ पब्लिक एरियाज फॉर मैन एंड वुमेन अलाइक विदाउट चैलेंजिंग द पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। इनका मानना यह है कि बिना पितृसत्तात्मक व्यवस्था को चैलेंज किए हुए महिला और पुरुषों को समान पब्लिक एरियाज़ मिलने चाहिए, उनको इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए कि वो कहीं भी जाएं, कुछ भी कर सकें। तीसरी चीज़ ये है, इन्होंने कही कि लिबरल फेमिनिस्ट आइडियाज़ एंड गोल्स वर मेनली टू एलिमिनेट द लीगल, इकोनॉमिक एंड सोशल डिपेंडेंस ऑफ वुमेन ऑन मैन। इनके अनुसार क्या था कि जो लीगल रूप से इकोनॉमिक और सोशल डिपेंडेंस वुमेन की मैन की तरफ है, उसको एलिमिनेट करने की इन्होंने बात कही। गेन फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटीज़, महिलाओं को भी स्वतंत्रता मिले और अवसर मिले उनको शिक्षा प्राप्त करने के या और विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने के। मेक लॉज एंड इंश्योर इक्वालिटी ऑफ वुमेन, नियम कानून बनाने के तथा महिलाओं को समान स्तर पर लाने के विभिन्न अधिकार मिलने चाहिए। लिबरल फेमिनिज्म ने ये बात की, यानी ये इतना लिबरल था कि इसने सोचा कि कोई भी चीज़ को डिस्टर्ब किए बिना हम महिलाओं की स्थिति में सुधार कर सकें, जिससे कि पैट्रियार्कल जो हमारी सोसाइटी है उसे भी बुरा ना लगे और हम इस कार्य को आगे भी बढ़ा सकें, जो कि उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसके बाद दूसरा आया रेडिकल फेमिनिज्म। रेडिकल फेमिनिज्म जो थे इसे उदारवादी नारीवाद कहते हैं लिबरल को, और इसको कहते हैं रेडिकल फेमिनिज्म। रेडिकल फेमिनिज्म इज़ ए फेमिनिज्म दैट फोकस्ड इन द 1960s एंड लेटर। ये 1960s और उसके बाद रहा इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ब्रिटेन, विशेष रूप से यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटेन में, पार्टली इन रिस्पॉन्स टू लिबरल फेमिनिज्म एंड पार्टली एज ए रे अगेंस्ट सेक्सिज्म। कुछ हिस्सा लिबरल फेमिनिज्म का रहा है इसमें, और कुछ जो है रेग अगेंस्ट सेक्सिज्म के अगेंस्ट इनका जो मूवमेंट रहा। रेडिकल फेमिनिज्म इज यूनाइटेड ऑन द इशू ऑफ पैट्रियार्की, दैट इज इट्स अपोजिशन टू द सिस्टम ऑफ डोमिनेशन बाय मैन ओवर वुमेन। रेडिकल जो फेमिनिज्म है इसमें विशेष रूप से इज़ यूनाइटेड ऑन द इशू ऑफ पैट्रियार्की, इसने जो पैट्रियार्की के इश्यूज़ को की तरफ भी ध्यान दिया, जिसमें विशेष रूप से क्या था कि जो पुरुषों का महिलाओं की तरफ डोमिनेंसी थी, इस पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया। जेंडर बेस्ड डिवीज़न आर नॉट क्रिएटेड बाय नेचर बट बाय पैट्रियार्कल सोसाइटी। इनका मानना ये था कि जो जेंडर डिफरेंस है या जेंडर बेस्ड जो इस डिवीज़न किया गया है वो प्रकृति की देन नहीं है, बल्कि क्या है, ये पैट्रियार्कल सोसाइटी ने दिया है, यानी पितृसत्तात्मक व्यवस्था की देन है। एंड दे कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। रेडिकल फेमिनिज्म चैलेंजेस द वैल्यू ऑफ मेल कल्चर, और वो ये चाहते हैं कि मेल कल्चर को ही प्रेफरेंस मिलता रहे, उन्हीं की वैल्यू बनी रहे। इट डज़ नॉट वांट वुमेन टू फॉलो मैन, इंस्टेड ही वांट्स टू क्रिएट न्यू वैल्यूज़ बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल कल्चर ऑफ वुमेन। इनका जो मानना था वो ये नहीं चाहते थे कि महिलाएं जो हैं पुरुषों को फॉलो करें, बल्कि इनका कहना ये था कि ये नई वैल्यूज़ क्रिएट करना चाहते थे वुमेन कल्चर के लिए। ट्रेडिशनल जो कल्चर वुमेन्स का चला आ रहा था उस पर बेस्ड ही वो नई वैल्यूज़ क्रिएट करना चाहते थे। रेडिकल फेमिनिज्म हैव फॉर द फर्स्ट टाइम
underlined what no other feminist has stated so clearly. इन्होंने पहली बार कहा जो कि दूसरे किसी फेमिनिस्ट ने नहीं कहा था, दैट अंडर पेट्रियार्की, जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है उसमें मदरहुड इज़ ए टोटल फोर्स्ड लेबर। मुख्य रूप से देखा जाए तो जो मदरहुड है वही फोर्स्ड लेबर है, उसको ज़बरदस्ती उससे सब कुछ कराया जाता है। मैन डिसाइड वेदर और नॉट टू हैव चिल्ड्रन, मैन ही केवल वो है जो डिसाइड करेगा कि बच्चे हों या ना हों। इन वॉट कंडीशन दे शुड बी ब्रॉट अप एंड वॉट कैन बी कॉल्ड सक्सेसफुल पेरेंटिंग, कब का बच्चे हों ना हों, या फिर उनको कब कैसे रहना है, क्या करना है, किस प्रकार से उनको क्या कंडीशंस देनी है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो पुरुष निर्धारित करेगा। इस तरीके की सोसाइटी थी। अकॉर्डिंग टू रेडिकल फेमिनिस्ट, रेडिकल जो फेमिनिस्ट थे उनके अनुसार मैरिज अंडर पेट्रियार्की इज़ ए मेथड ऑफ सेक्सुअल स्लेवरी एंड मैरिज प्रेजेंट्स हेट्रोसेक्सुअली दैट डिवाइड्स वुमेन फ्रॉम ईच अदर। इसमें क्या था, रेडिकल फेमिनिस्ट का ये भी मानना था कि जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है इसमें शादी जो है वो सेक्सुअल स्लेवरी है, यानी दासता है कि शादी हो गई है तो अब जो पत्नी बन के आई है वो दासी की तरह से है पति के लिए। इसमें इस तरीके की बात इन्होंने कही। एंड मैरिज प्रेजेंट्स हेट्रोसेक्सुअलिटी दैट डिवाइड्स वुमेन फ्रॉम ईच अदर। साथ ही इसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो मैरिज है वो महिलाओं को दूसरी महिलाओं से डिफरेंट तरीके से डिवाइड करती है उनके स्टेटस के आधार पर। अब आता है तीसरा, सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। द राइज ऑफ सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म coincided with the second phase of other feminism that emerged in the West in the 1960s. 1960s में सेकेंड वेव्स के साथ ये जो उभरा। सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग सेंट्रल एलिमेंट्स। कुछ इसके एलिमेंट्स हैं जिन पर ये बेस्ड रहा, जिसमें सबसे पहला एलिमेंट है रिलेशन ऑफ कैपिटलिस्ट, पेट्रियार्की, डोमेस्टिक लेबर एंड रिप्रोडक्शन। इन तीनों के बीच के संबंध की बात की गई कि कैपिटलिस्ट पेट्रियार्की यानी पितृसत्तात्मक पूंजीवाद, पूंजी से संबंधित था, डोमेस्टिक लेबर और रिप्रोडक्शन से संबंधित था। सोशलिस्ट फेमिनिस्ट बिलीव दैट कैपिटलिज्म एंड पेट्रियार्की स्ट्रेंथन्ड ईच अदर। इनका मानना ये था कि जितने भी कैपिटलिज्म है यानी पूंजीवाद है और पितृसत्तात्मक व्यवस्था, ये एक दूसरे को मजबूती प्रदान करते हैं। इवन दो पेट्रियार्की इन द फॉर्म ऑफ मेल सुप्रीमेसी ऑलरेडी इमर्जेस फ्रॉम कैपिटलिज्म, बल्कि इनका ये भी मानना था कि जो पेट्रियार्की व्यवस्था उभरी है उनको जो सुप्रीमेसी मिली है उसका कारण कैपिटलिज्म है। इट प्रूव्स to be helpful in the communication of capitalism and it is not only supported by capitalism but also strengthened। ये केवल उसे सपोर्ट ही नहीं करती बल्कि कम्युनिकेशन का भी साधन है, यानी इस हेल्पफुल है प्रॉपर्टी को या कैपिटल को कम्युनिकेट करने में। एज प्रोडक्शन सिस्टम स्टार्टेड ग्रोइंग, जैसे जैसे प्रोडक्शन सिस्टम आगे बढ़ना शुरू हुआ, वुमेन एंड चिल्ड्रन गॉट आउट ऑफ दिस वेग्ड वर्क एंड द आइडिया दैट वुमेन शुड डोमिनेट staying at home, you should take care of your husband and children. Women who still used to work outside the house were covered in timeless and low wage jobs। जैसे जैसे प्रोडक्शन सिस्टम शुरू हुआ, महिलाओं और बच्चों का जो है वुमेन एंड चिल्ड्रन गॉट आउट ऑफ हिज वेग्ड वर्क, उन्होंने जो है कुछ काम करना शुरू किया। एंड द आइडिया दैट वुमेन शुड डोमिनेट, ये चेंज आया कि जो महिलाएं हैं वो घर पे ही ना रहकर बल्कि वो अपने घर, उनका काम केवल यही नहीं है कि वो घर पे रहें, बच्चों की देखभाल करें, हस्बैंड की देखभाल करें, बल्कि क्या है कि वो महिलाएं बाहर निकलकर कुछ काम भी करने लगी। लेकिन उनको जो वर्क मिलता था वो जो था वो इस तरीके का था कि जो कि लो वेज जॉब मिली, जिसमें जो उनको ज़्यादा वेतन नहीं मिलता था और उन्हें डोमेस्टिक लेबर के साथ साथ भी उसे करना पड़ता था। दूसरी चीज़ थी इसमें नॉट ओनली एक्सप्लॉयटेशन बट फर्स्टली इट इज़ ए क्वेश्चन ऑफ सब्जेक्शन। ये जो प्रश्न था वो केवल एक्सप्लॉयटेशन का ही नहीं था बल्कि सब्जेक्शन का भी था। सोशलिस्ट फेमिनिस्ट हाईलाइटेड दैट व्हेन वी लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ मैरिटल रिलेशन इट इज़ क्लियर दैट व्हेन ए वुमन बिकम्स ए वाइफ शी सरेंडर हर एंटायर पर्सनैलिटी एंड सर्विसेज टू हर द हस्बैंड।
सोशलिस्ट फेमिनिस्ट जो थे उन्होंने विशेष रूप से ये कहा, उनका जो था कि जो शादीशुदा जो रिलेशन है, मैरिटल रिलेशन है, उसमें क्या है, महिला जब एक पत्नी बनती है तो वो अपने आप को पूरी तरीके से हस्बैंड के सेवाओं में समर्पित कर दे। इन दिस वे, इस तरह से क्या था, द पर्सनैलिटी ऑफ द वुमेन एंड द वर्क ऑफ द हस्बैंड आर कंट्रोल्ड बाय द हाउस। इस तरह से क्या था कि वुमेन की जो पर्सनैलिटी है और उसका जो काम है वो सब हस्बैंड के द्वारा कंट्रोल रहा। एक्सप्लॉयटेशन इज इनहेरिएंट इन नॉट प्रोवाइडिंग एडिशनल वैल्यू टू द वुमेन इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में जो है उसको कोई विशेष वैल्यू नहीं मिली और उसका एक्सप्लॉयटेशन ही हुआ। द वुमेन्स मूवमेंट हैज़ कंटिन्यूसली ट्राइड टू गेट द राइट्स ऑफ मैरिड वुमेन टू प्रॉपर्टी, to provide right to women in the care and upbringing of children and to influence the structure of subordination। इस मोमेंट के दौरान महिलाओं को जो है, शादीशुदा महिलाओं को प्रॉपर्टी के राइट के बारे में भी बात की गई। इसके अलावा बच्चों की केयर के लिए, उनको उनकी स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए, उनकी जो स्थान था उसके विषय में इसमें चर्चा की गई। तीसरी चीज़ थी आइसोलेशन। सोशलिस्ट फेमिनिस्ट जो थे वो ये मानते थे that there is a little income in the work of reproduction of women and at the same time they feel isolated from each other for this reason। क्योंकि उनको बहुत कम मिलता था, इनकम उनको बहुत कम थी रिप्रोडक्शन के उस वर्क से, इस वजह से वो अपने आप को दूसरी महिलाओं से अलग समझती थी। Also due to their sexuality they also fall in isolation from fellow women because women are conscious of their relationships with each other। महिलाएं जो है एक दूसरे से अपना के संबंधों में जो है के प्रति अवेयर होती थी। इसके कारण भी वो अपने को दूसरी महिलाओं से अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर आइसोलेट महसूस करती थी, अलग महसूस करती थी। सिंस देयर इज ए कंपटीशन फॉर द सेक्सुअल अट्रैक्शन ऑफ मैन विद इन दैम, उनके अंदर एक प्रकार का जो है कंपटीशन था सेक्सुअल अट्रैक्शन को लेकर। देयर रिलेशनशिप विद अदर वुमेन रिमेन विद इन ए बाउंड्री, उनके जो महिलाओं से दूसरियों से संबंध रहते थे वो बहुत लिमिटेड रहते थे, यानी एक दूसरे से के प्रति एक दूसरे से को अपने से उच्च या निम्न भाव से देखना, तो उनमें एक आइसोलेशन की भावना डेवलप रही। इसके बाद एक और इसमें एलिमेंट रहा, वो था प्रॉब्लम ऑफ वुमेन विद वेग एम्प्लॉयमेंट, कि इनको जो है ठीक से एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता था। फॉर द फर्स्ट टाइम अमंग सोशलिस्ट फेमिनिस्ट वुमेन ही हाईलाइटेड द प्रॉब्लम ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड द होम। इस मोमेंट के दौरान विशेष रूप से फोकस किया गया जो महिलाएं बाहर काम करती थी उनके आउटपुट को लेकर कि उनको क्या मिलता है, इस प्रकार से कि भाई किस प्रकार से उनके साथ किस प्रकार के व्यवसाय में उनको लिया जाता है। इन दिस सम इश्यूज एंड क्वेश्चंस आर रेज्ड इन विच इट वाज फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द लो वेग्स वुमेन आर पुश्ड टुवर्ड्स सेकंड क्लास जॉब्स लाइक सेक्रेटरी। ज़्यादातर महिला जो लो वेग की जॉब्स थी उन पर उनको धकेला जाता था, जैसे कि सेक्रेटरी की, नर्स की जॉब है, क्लर्क है। नॉट ओनली डज शी अर्न लेस बट शी आल्सो हैज़ टू फेस सेक्सुअल हरेसमेंट, जहाँ पर उनको अर्निंग भी कम होती थी और सेक्सुअल हरेसमेंट फेस करना पड़ता था। दूसरा जो इशू था उसमें यह था इज़ दैट द ट्रेड यूनियन डज नॉट पे अटेंशन ऑन द प्रॉब्लम ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन टू वुमेन। वुमेन का जो सेक्सुअल हरेसमेंट होता था उसमें जो ट्रेड यूनियंस थी वो कोई भी रोल प्ले नहीं करती थी, कोई ध्यान उस पर नहीं देती थी। एंड आल्सो नेग्लेक्टेड देयर राइट्स टू इक्वल पे, और उनको बराबरी का पेमेंट मिले इस अधिकार को भी नेग्लेक्ट किया जाता था। बिकॉज इन ट्रेड यूनियन देयर इज़ ए बिलीफ दैट इनकम ऑफ द वर्कर्स इज सफिशिएंट टू मीट द नीड्स ऑफ देयर फैमिली एंड इफ़ द वुमेन अर्न इट इज़ ओनली कॉम्प्लीमेंट्री टू द इनकम ऑफ द हस्बैंड। क्योंकि वो ये मानते थे कि जो मेन अर्नर है वो मैन है, उसकी अर्निंग से फैमिली चलती है, तो वो जो फीमेल की अर्निंग को तो कॉम्प्लीमेंट्री मानते थे हस्बैंड की, उसको मतलब रिक्वायरमेंट नहीं मांगते थे। ना ही वो ये मानते थे कि ये इतना वर्क कर रही है तो इसको इसके वर्क के हिसाब से मिलना चाहिए। तो इस मोमेंट में महिलाओं की इस स्थिति को उबारने की बात की गई। अब आता है पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म में क्या है? पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म इज ए मिक्स ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म और फ्रेंच फेमिनिज्म। इन तीनों का मिक्स है, ये तीनों का कुछ कुछ पार्ट इसमें आता है। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म एम टू de-stabilize the patriarchal norms prevailing in society which have given rise to gender inequality। इसमें जो पेट्रियार्कल नॉर्म्स को फिर से दोबारा से रिफॉर्म करने की, दोबारा स्टेबलाइज करने की बात की गई है, जिसमें कि जेंडर इनइक्वालिटी को, लैंगिक असमानता को
की जो देन रही है इस सोसाइटी से, उसे ख़त्म करने की कोशिश की गई है। यानी जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है उसमें लैंगिक असमानता पाई जाती है, उसको रिमूव करने का इसमें प्रयास किया गया। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट सीक टू एकम्प्लिश दिस गोल थ्रू रिजेक्टिंग एसेंशियलिज्म, फिलॉसफी एंड यूनिवर्सल ट्रुथ इन फेवर ऑफ embracing the differences and that exist amongst women to demonstrate that not all women are the same। इस दौर में यानी इस फेमिनिज्म में जो है महिलाओं की स्थिति को और ज़्यादा उभारने की कोशिश की गई है। जो आइडियोलॉजीज़ जो पुरानी चली आ रही कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उन सबको एक साइड रखते हुए या उनको भी उनकी कुछ चीज़ों को जो सत्य हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, उनको फेवर करते हुए जो डिफरेंसेस हैं उन्हें ख़त्म करने की कोशिश की गई। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट ट्राई टू एम्बेरेस द डिफरेंस दैट एग्जिस्ट, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था बिटवीन वुमेन बाय क्लेमिंग दैट ऑल वुमेन आर नॉट द सेम। जो महिलाएं जो ये कह रही थी कि सभी महिलाएं सेम नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि हर महिला बाहर काम करना पसंद करती हो या हर महिला की जो ओपिनियन है वो घर में ही रहना हो, क्योंकि हर महिला का अपना अपना अस्तित्व होता है, वो उस हिसाब से सोचती है। तो इस चीज़ को इन्होंने विशेष रूप से ध्यान दिया। थ्रू रिजेक्टिंग एसेंशियलिज्म, फिलॉसफी एंड यूनिवर्सल ट्रुथ टू एकम्प्लिश दिस गोल, उन्होंने इस चीज़ को इक्वलिटी पे लाने के लिए इसका विरोध किया और इसे लाने का प्रयास किया। इसके बाद आता है ब्लैक फेमिनिज्म। ब्लैक फेमिनिज्म में विशेष रूप से बात की गई वुमेन हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म ऑफ द थर्ड वेव। दे हैव नॉट ओनली बीन मेड ए विक्टिम ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बट आल्सो रेसिज्म एंड अपार्थाइड। विशेष रूप से क्योंकि जो ये पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म के जो थर्ड वेव रही, इसके बाद भी क्या था कि महिलाएं जो हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का ही शिकार नहीं हुई बल्कि रेसिज्म का भी शिकार हुई। ब्लैक और वाइट का फ़र्क भी उनमें रखा गया, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इन 1920 when black women appealed in the राष्ट्रीय महिला पार्टी टू डिफेंड themselves, this prayer was rejected। 1920 में जब राष्ट्रीय महिला पार्टी में महिलाओं ने अपनी अपील की तो उसे रिजेक्ट कर दिया गया, ये कहकर दैट इट इज़ नॉट द प्रॉब्लम ऑफ फेमिनिज्म बट इज़ ऑफ रेसिज्म, कि ये प्रॉब्लम जो है फेमिनिज्म से संबंधित नहीं है बल्कि रेसिज्म से संबंधित है, क्योंकि महिलाएं ब्लैक थी, यानी अश्वेत महिलाएं थी। द सेकेंड वेव वाज allied to have been confined to the white middle-aged women and thus ignored the black woman, while the third wave began to hear the missing voice। सेकेंड वेव जो थी उसमें इनकी आवाज़ नहीं सुनी गई, वहाँ पर श्वेत महिलाओं को ही प्रेफरेंस दिया गया, लेकिन थर्ड वेव में इनकी वॉइस पर गौर किया गया और इन्हें भी फेमिनिज्म के माध्यम से इनके लिए भी कार्य किया गया। इसके बाद लास्ट आता है इको फेमिनिज्म। इको फेमिनिज्म क्या है? इट्स नेम वाज कॉइंड इन 1974 बाय द फ्रेंच फेमिनिस्ट फ्रैंकोइस डी एबॉन। फ्रैंकोइस डी एबॉन के द्वारा 1974 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इको फेमिनिज्म इज़ एन एक्टिविस्ट एंड एकेडमिक मूवमेंट दैट लुक्स एट द इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन द डोमिनेशन ऑफ नेचर एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन। इसमें जो डोमिनेशन ऑफ नेचर और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन के रिलेशनशिप की बात की गई है इस मूवमेंट में। इको फेमिनिज्म कनेक्ट द एक्सप्लॉयटेशन एंड डोमिनेशन ऑफ वुमेन विद दैट ऑफ द एनवायरनमेंट। इको फेमिनिज्म आर्ग्यूज दैट देयर इज़ ए कनेक्शन बिटवीन वुमेन एंड नेचर। इको फेमिनिज्म जो बात करता है वो ये कहता है कि वुमेन और नेचर में एक कनेक्शन है दैट कम्स फ्रॉम देयर शेयर्ड हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशन ऑफ बाय पैट्रियार्कल वेस्टर्न सोसाइटी, जो कि जो पहली पितृसत्तात्मक वेस्टर्न सोसाइटी थी उसके ऑपरेशन की जो हिस्ट्री है उससे ये आया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।